हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हीरा मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जिस सेशन का आपको इंतजार था वो सेशन है, यानी हमारा टारगेट केवल एक ही है, वो है 100+। 100+ के लिए हमें कोई भी रणनीति अपनानी पड़े, कोई भी हथियार उठाना पड़े, हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है 100+। तो बहुत से स्टूडेंटों की क्वेरी थी, ये क्वेरी थी कि मैम कैसे होगा, प्रैक्टिस सेटों से 100+ हो जाएगा। तो देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा, पूर्ण नॉलेज आपकी क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए आप पर पूर्ण नॉलेज है, आपको ये मान के चलते, और नहीं भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप अगर इस कंटेंट को फॉलो करते हैं, इस कंटेंट को आप अपने में आत्मसात करते हैं, इस कंटेंट को आप रीड करते हैं सच्चे मन से, तो आपके 100+ को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज ही मैंने ये बिल्कुल टारगेट चेंज कर दिया, क्योंकि उस कमेंट से मुझे हिला दिया, तथा ये भी कहा कि कितने लोगों की उम्मीद है, क्योंकि मैंने रखा ही 100+ है। तो 100+ के लिए मुझे क्या है, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए भी आपको कंटेंट इतना देना है। देखो, कंटेंट दे सकती हूँ, पूरा मोटिवेशन दे सकती हूँ, पूरा अपना झोंक सकती हूँ। देखिए, अभी रोड एक्सीडेंट के बाद मेरे हाथ इतने उसमें नहीं आए हैं अपने पुराने वे में कि मैं राइटिंग कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कहा है आपसे वो भी दूंगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा कि आपका टारगेट 100+ होना चाहिए। 100+ के लिए रणनीति भी बनाई है, क्योंकि हमें रणनीति बिना हम जीत नहीं सकते। सामने ही कितने ही हथियार हों, मगर उन्हें उठाना और चलाना दोनों हमें आना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। पर हाँ, आप हौसला नहीं हारें, क्योंकि आपका IQ लेवल या आपका जो भी हो नॉलेज पहले का पूर्व ज्ञान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अभी जो दिया जाए उतना कंटेंट आप कवर करके चलिए, तो यकीन मानिए आपका 100+ हो जाएगा, ठीक है। 100+ हो जाएगा अगर आप इतना कंटेंट कवर कर पाते हैं तो बस जुड़े रहिएगा, तथा बस जितना दिया जा रहा है उतना करते जाइएगा। आपको कल बताएंगे कितने टॉपिकों पे कंटेंट बाकी है देना, तो आपको जितना दिया जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी लेवल से हो, किसी भी कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप खुद में कितना कर रहे हो, उससे कोई मुझे ना ही उससे कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि आप स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, आपकी हर कोई स्वतंत्र है। उसे वो जिससे चाहे उससे पढ़ सकता है, जिस मैटर से चाहे उससे पढ़ सकता है। बट मेरा जो टारगेट रहा है वो 100+ का रहा है, तो 100+ के लिए मुझे रणनीति भी 100+ जैसी बनानी होगी। 125 में से 60 क्वेश्चन तो आँख बंद करके आ जाते हैं। आप BCD लगाइए तो 60 क्वेश्चन आपके, यानी 60 आंसर राइट जाएंगे, कुछ भी लगा लीजिए। तो हमें लाने कितने हैं, हमें लाने हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 60 हमने देखा है कि आप 125 में कुछ ना पढ़ के जाओ तो 60 क्वेश्चन सही चले जाते हैं। अब जब B और C लेके चलो, तो हमें 50 क्वेश्चनों के लिए मेहनत करनी हो। ये 50 क्वेश्चनों के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ठीक है। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप उस तरह के इंसान बन जाओ कि सीट खुद आपके पास चल कर आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आज से कंटेंट का नज़रिया, कंटेंट देना, तथा वीडियो का जो भी कंटेंट था उसको हमने दूसरा सा मॉडिफाई कर दिया है, जिससे कि आपको ये भ्रम ना रहे कि क्या होगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इस तरह के डाउट, इस तरह के जो आपकी क्वेरीज़ हैं, वो सामने वाले को भी हिला देती हैं, क्योंकि आप इस समय केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे। इस समय ये ना सोचें कि कैसे होगा, क्योंकि अगर ये आप सोच रहे हैं तो आगे की जंग कैसे जीतेंगे, आप आगे युद्ध कैसे खेलेंगे। यानी युद्ध के मैदान में जाने से पहले युद्ध की तैयारी महत्वपूर्ण होती है, ना कि ये सोचना कि हम मैम कैसे कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो चलिए, आज आप जब आप यूथ के पेपर लगाएंगे, उसका कंटेंट पढ़ेंगे, तब तो आप खुद में मोटिवेट हो सकेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छे हथियार ना होने की वजह से भी हमें लगता है कि युद्ध में हम हार जाएंगे, सामने वाले पर उससे बेटर हथियार हैं। बट नहीं, जब आपके पास उससे बेटर हथियार होंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, हम युद्ध जीत जाएंगे लड़ने से पहले ही। तो वो हम करने वाले हैं कि लड़ने से पहले ही आप खुद चीख चीख के कहेंगे कि इस बार हम युद्ध जीत जाएंगे, इस बार हम बाजी ले जाएंगे। तो आपका टारगेट बस यही होना चाहिए, 100+। यही मोटिवेशन, यही टारगेट और यही डे होना चाहिए, 100+, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराइए। तो हमने कहा भी था पहले के पढ़े, बट करा देंगे। तो अब आज से वो श्रृंखला चालू हो गई है, जिसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको उसका कंटेंट भी समझने को मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो आज आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2013 की बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी समय गंवाए उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि मैं आपको हारने नहीं दूंगी। आप हार नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय हैं और इतिहास गवाह है भारतीय कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, आप हौसलों के नवाब हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2013। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस टाइप का आया था। तो ये प्रीवियस ईयर जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंटों की डिमांड थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो चलिए आज की श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तभी तो हम दालों को अंकुरित करते हैं, भिगाते हैं पानी में। रात को एक रात भिगाते नहीं, अंकुरित होते 2 रात 3 रात, इस तरह भिगाने से दालें जल्दी अंकुरित हो जाती हैं। अगर वो दालें भिगाने से भीग जाए उसके बाद अगर उन्हें कॉटन के कपड़े में बांध दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती हैं, क्योंकि उसमें गर्माहट उन्हें मिलती है। तो यहाँ पर जब हम अंकुरित दालों को खाते हैं तो उससे होता क्या है, यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, यह विटामिन सी को बढ़ाता है, क्योंकि उनमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है अंकुरित दालों में, चनों में। लोहा तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम कच्ची मात्रा में इनको लेते हैं तो यहाँ पे लोहा तत्व भी बढ़ता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, यह विटामिन सी को बढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, तो आपका जो है किस पर केंद्रित है, तो हमारा साक्षरता पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। अगर बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की, तो प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षण का आरंभ वर्णमाला से ना कर शब्दों से किया जाता है। इनका विषय दैनिक जीवन से संबंधित होता है, जैसे मकान, खेत, घर आदि, तभी तो ये प्रौढ़ सीखेंगे, क्योंकि अगर दैनिक जीवन से संबंधित नहीं होगा तो प्रौढ़ों के किसी काम का है नहीं, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। निम्नलिखित में से खनिज तत्व कौन सा है, तो खनिज तत्व की बात आ रही है तो आपका एस्बेस्टस जो है आपका खनिज रेशा है, यह खनिज तत्व है जो आग नहीं पकड़ता। याद रखिएगा, जो आग बुझाने वाले पुलिस वाले होते हैं, जो आग बुझाते हैं, वो क्या है, एस्बेस्टस के कपड़े पहनते हैं, एस्बेस्टस रेशे के कपड़े पहनते हैं, जो अग्निशामक होते हैं। एस्बेस्टस एक कृत्रिम खनिज तत्व है। इसके तंतु अत्यंत कोमल, लंबे, उज्ज्वल एवं बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं। इसके द्वारा आग बुझाने वाले पोशाक बनाए जाते हैं, जिसे धातु वस्त्र कहते हैं। ठीक है, आग बुझाने वाली पोशाक को क्या कहते हैं, धातु वस्त्र कहते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु कौन सी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे तत्व एवं फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तभी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे तत्व एवं फॉलिक अम्ल दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे तत्व लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फॉलिक अम्ल जल में विलय है, इसका कार्य आपका रुधिराणु या हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। फॉलिक के अभाव में स्थूलागुण अरक्तता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, आपको बता दें। इसी तरह प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है, तो यहाँ पे गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, यहाँ पे पूछा जा रहा है एकीकृत बाल विकास योजना सेवाओं में कौन सी सम्मिलित है। आपको बता दें जितनी भी राष्ट्रीय बाल विकास और शिशु महिला योजनाएं वगैरह हैं, सबका डिटेल आपको बहुत जल्द ही इम्पोर्टेंट फैक्टों में मिलेगा। भारत में शिशुओं के बचपन की देखभाल के लिए और शिक्षा के लिए एक विशेष अधिकार का निर्माण किया गया है, जिनमें एकीकृत बाल विकास योजना एवं गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा एक सेवा योजना है। बाल विकास योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1989 में की गई थी। किसकी शुरुआत, हाँ आपकी याद रखिएगा, एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है, तो
तो यहाँ पे पार करने कौन कौन से मूल्य दिए हैं, तो आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा उपयुक्त सभी क्या है, पारकर के द्वारा दिए गए मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पारकर ने मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जीवन मूल्य बताए हैं। प्रेम, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, सुख, महत्वाकांक्षाएं, शिल्प, विज्ञान संबंधी रुचियां, खेल, धर्म आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली है तो कठपुतली क्या है, तो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है। देखिए कठपुतली में क्या होता है, इस तरह से आपको गुड़िया या गुड्डा मिलता है, उसको इस तरह धागे से बांधे रखती हैं, तब वॉइस है यानी आवाज़ के साथ इस पर एक्शन कराई जाती है गुड्डा या गुड़िया पर। यहाँ पर पेयर्स में होता है, ये एक फीमेल और एक मेल होता है, इस तरह से ज़्यादातर कराया जाता है। किसी भी योजना एवं विज्ञापन के प्रचार का सबसे उपयुक्त साधन दृश्य श्रव्य सामग्री मानी जाती है, जिसमें कठपुतली एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसको ग्रामीण अशिक्षित जनता एवं महिलाओं को जानकारी प्रदान करने का उत्तम साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, तो ग्रामीण स्तर से आरंभ होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे, प्रसार का सही उद्देश्य पूर्ण कर सकेंगे। जब तक वो ग्रामीण स्तर से आरंभ नहीं होगा तब तक उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ग्रामीण जनता कम पढ़ी लिखी मानी जाती है, जिसके विकास के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ग्राम विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। किसी भी योजना का प्रसार ग्रामीण स्तर से आरंभ करके इसे अधिक कारगर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। जब भी आपको नहीं मिले उसको इस तरह गोले में ज़रूर बंद करें एग्जाम टाइम में, तो उससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में रहेगा कि नहीं पूछ रहा है। क्योंकि बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट कभी कभी नहीं हम नहीं देखते और राइट की जगह गलत आंसर लगा देते हैं। और फ्लो चार्ट और परिचालन चार्ट, तो इसमें कौन सा है, तो आपके इसमें जो रहेगा वो हमारा बजट चार्ट, ये किसी कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। प्रक्रिया चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित है, फ्लो चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन से हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, इसकी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट, तो यहाँ पर बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि सरलीकरण से प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट संबंधित है। बुने हुए वस्त्रों यानी निटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है, तो जो निटेड वस्त्र होता है उसको किसकी, माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, निटेड वस्तु को किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र निर्माण की एक प्रचलित विधि निटिंग भी है। यह घरेलू विधि है तथा घर में महिलाएं सलाइयों से निटिंग द्वारा वस्त्र तैयार कर लेती हैं। बुने हुए वस्त्रों पर माड़ नहीं लगाया जाता क्योंकि वे कड़े हो जाते हैं। खेल है वह प्रक्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। सही है वह क्रिया जो आनंदप्रद है। वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक भी नहीं है क्योंकि जब बच्चे का मन करता है वो तब खेलने लग जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो खेल क्या है, यह बालक को स्फूर्ति मजबूत बनाने वाली क्रिया है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, तो वो हमारा है रेशम। रेशम के अतिरिक्त सभी कैसे हैं, स्टेपल यानी छोटे तंतु हैं। ऊन, कपास, लिनन ये सभी प्राकृतिक तंतु हैं पर स्टेपल तंतु हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। जबकि रेशम प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा है जो स्टेपल नहीं है, फिलामेंट के अंदर आता है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। रेशम प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 800 से 12 मीटर तक होती है, जिससे चिकने चमकदार वस्त्र बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला है आपका व्यवसाय का चयन, दूसरा है वस्तु स्तरण प्राप्त करना, तीसरा है आत्म पहचान का विकास और शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा रहेगा वस्तु स्तरण प्राप्त करना। ये क्या है, किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, जबकि और सभी विकासात्मक कार्य हैं।
किशोरावस्था का विकास कार्य वस्तु स्थिरता प्राप्त करना नहीं है भाई, ये स्थिरता तो वो बचपन में ही ले आता है। तत् किशोरावस्था का विकासात्मक अवस्था निरंतर चलती रहती है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि व्यवसाय चयन आत्म पहचान का विकास एवं शारीरिक परिवर्तन सब इस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको यहीं से सॉर्ट आउट हो रहा है। वस्तु आपका स्थिरता, ठीक है, ये क्या है, वस्तु स्थिरता प्राप्त करना। तो ये कॉन्सेप्ट उसका क्या है, बाल अवस्था में ही पूरा हो जाता है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। तो कौन उसका आधार बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है उसकी शारीरिक स्थिति, दूसरा उसकी वंशानुगत विशेषताएं, तीसरा उसकी सामाजिक अंतरक्रियाएं और चौथा है उसकी मानसिक स्थिति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी मानसिक स्थिति, क्योंकि मन है तो सब कुछ है, मन अच्छा तो सब अच्छा। तो यहाँ पे उसकी मानसिक स्थिति प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधार बनती है। कैसे लोगों के बीच रहता है, कैसे उसके विचार बनते हैं, इसलिए मानसिक स्थिति इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक उसकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति होती है। उसकी मानसिक स्थिति जितनी अच्छी दशा में होगी उतना ही उसका विकास होगा। सामाजिक विकास के कारकों का अध्ययन करते समय विभिन्न सामाजिक विचारों जैसे मिसडल, हाउस तथा आगवर्ण महोदय ने निम्नलिखित सामाजिक कारकों को बताया है। सामंजस्य, आपका आविष्कार, प्रसार, ज्ञान भंडार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता। तो टोटल कितने बताए हैं उन्होंने, 8 बताए हैं। किसने बताए हैं 8, याद रखिएगा, आगवर्ण महोदय ने सामाजिक कारक 8 बताए हैं। नवजात शिशु की हृदय गति होती है तो 120 से 140 प्रति मिनट होती है, बहुत जल्दी जल्दी धड़कता, आपने हाथ रख के कभी देखा हो तो। नवजात शिशु की हृदय की गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा नवजात शिशु के हृदय की धड़कनें अधिक होती हैं, क्योंकि नवजात शिशु का हृदय आकार में छोटा होता है। इसलिए बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक की संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतर्क्रिया दोनों ही सम्मिलित होती हैं। पैक्टिन पाया जाता है, तो अमरूद में क्या पाया जाता है, आपका पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन सामान्यतः नींबू प्रजातीय फलों, अमरूद, सेब, गुसबेरी, क्विन्स आदि में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च है, जो इन फलों की कोशिका विक्तियों में पाया जाता है। इसे लगभग 120 फ़ारेनहाइट पर पकाकर एवं इसमें अम्ल तथा शुगर की मात्रा मिलाकर जेल बनाई जाती है, जिसका प्रयोग जेली और जैम बनाने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, फलों में। तो ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक एसिड आपका याल्यूटेनाइक एसिड तंतुओं एवं कुछ वनस्पतीय तेलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, एस्टर के रूप में पाया जाने वाला एक वसीय अम्ल है। एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में यह मक्खन में 3 से 4% तक पाया जाता है। जब मक्खन बासी हो जाता है तो उसके जल अपघटन से यह ग्लिसराइड से मुक्त हो जाता है, जिससे अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर मक्खन को ज़्यादा दिन हो जाए तो उसमें से बदबू सी आने लगती है। ठीक है, अरुचिकर गंध, इसीलिए ध्यान है कि मक्खन एक दुग्ध उत्पाद है जो दही, खमीरीकृत क्रीम या दूध को मथकर प्राप्त किया जाता है। मक्खन आप सब समझ ही गए होंगे, बटर जिसको आप बोलते हैं, मक्खन
ये क्या है, दूध से बना हुआ, दूध को दही में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर दूध से क्रीम के रूप में निकालते हैं, या फिर दही से मक्खन के रूप में निकालते हैं। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज है। यह पित्तरस की सहायता से वसा को ग्लिसराइड तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है तथा पित्त रस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, तो 120 कारकों में मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय ने क्या करा है, 3 हास्य फैक्ट दिए हैं, उनके तीनों के अपने अपने आयामों के नीचे बताया है। गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता था। गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि एक संरचना प्रतिमान होता है जिसमें 3 आयाम होते हैं, संचालन, उत्पादन, विषय वस्तु। इन तीनों के अपने अपने अलग आयाम हैं, एक में 5, एक में 4, एक में 5, इस तरह से तीनों के अपने आयाम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरा, नारंगी और बैंगनी है, तो ये कैसे हैं, ये द्वितीयक रंग है, हरा, नारंगी और बैंगनी। अगर बात करें रंगों की, तो पदार्थ की रंगतें 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, मध्यवर्ती और आपका, ठीक है। वैसे ये क्या है, 3 चल रही हैं, प्राथमिक, द्वितीय और मध्यवर्ती। प्राथमिक रंगतें 3 हैं। कौन कौन से हैं प्राथमिक रंग, पीला, लाल और नीला। दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी की रंगतें बनती हैं, जिन्हें कहते हैं द्वितीयक रंग। कौन कौन से हैं, हरा, नारंगी और बैंगनी। अब बात करते हैं निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी की रंगत के मिश्रण से जो रंग तैयार होते हैं उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है, जबकि द्वितीय श्रेणी की 2 रंगतों के मिश्रण से बनने वाली रंगतें तृतीय श्रेणी की रंगतें तथा दो तृतीय श्रेणी की रंगतों से मिलकर चतुर्थ श्रेणी की रंगतें बनती हैं। इसीलिए ये 4 हो गए। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम विजुअल हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पे हरा, पीला कैसे हैं, आपकी मध्यवर्ती हैं। पीला कैसा है, प्राथमिक रंग है। पीला और नारंगी मध्यवर्ती हो गया। नारंगी कैसा है, द्वितीयक रंग है। लाल क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। और लाल और बैंगनी क्या है, आपके मध्यवर्ती रंग है। बैंगनी क्या है, मध्यवर्ती रंग है। बैंगनी नीला मिला देंगे तो मध्यवर्ती रंग बन जाएगा। देखिए कौन कौन प्राथमिक है, नीला, लाल और आपका ऊपर होगा पीला, ठीक है। पीला, नीला, लाल, ये कैसे हैं, प्राथमिक है। द्वितीय होता है हरा, नारंगी और आपका बैंगनी, ये क्या है, द्वितीयक रंग है, यानी मध्यवर्ती रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है, तो प्रव्यवस्थता है, यानी दोबारा अपने ही आकार में वापस आ जाना, व्यवस्थित हो जाना। कपड़े के रेशे तैयार किया जाता है। रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम व लचीले हो जाते हैं, परंतु कुछ रेशे से बने कपड़े दबाने, मोड़ने और सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें प्रव्यवस्था रेशा कहा जाता है। सिरके में होता है, तो आपका एसिटिक अम्ल क्या है, सिरके में होता है। सिरका रासायनिक रूप से एसिटिक एसिड होता है, लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। सिरका बनाने के लिए फलों के मीठे रस को कई दिनों तक आपका ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे खट्टा हो जाता है। रस का यह खट्टापन एसिटिक एसिड बनने के कारण ही होता है। सिरका भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। ताजे फल तथा सब्जियां आकार में सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपके सुरक्षात्मक आहार के रूप में ताजे फल और तथा सब्जियों को आहार में सम्मिलित किया जाता है। तो आहार में हम क्यों करते हैं, सुरक्षात्मक आहार के रूप में उन्हें सम्मिलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फल तथा ताजे सब्जियों में कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वास्थ्य बनाए रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में मदद करती हैं। यह
एक अध्ययन के अनुसार फलों एवं हरी सब्जियों के सेवन से हृदय, मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आँखों आदि संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। फल तथा हरी सब्जियों में आपका एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे दैनिक आवश्यकता पूछी जा रही है औसत, तो यहाँ पे रहती है हमारी 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की जो हमारी 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार होता है। यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर भी सामान्य होती है तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक टूट फूट भी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा 21 वर्ष। ठीक है, ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करी गई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में कितनी कर दी गई है। लड़कियों का ग्रेजुएशन पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, तो लड़कियों की जो आयु थी वो लड़कों की, और लड़कों की अब बताएंगे क्या कर दी गई है। लड़कियों की आयु को बढ़ा दिया गया शादी के लिए। चलिए, क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, तो वो हमारा वनस्पतिक दागों को, क्षारीय का प्रयोग हम किस पर करते हैं? वनस्पति दागों को हटाने पर। तो वनस्पति दाग या धब्बे चाय, कोको, कॉफ़ी, फल आदि से पड़ जाते हैं। यह स्वभाव से आम्लिक होते हैं, अतः इन्हें दूर करने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये वनस्पतिक धब्बा है चाय, याद रखिए। कोको, कॉफ़ी, फल सभी वनस्पति धब्बे में अंतर्गत आते हैं। सिलाई की मशीन भारी चलती है, तो तेल व सफाई की कमी से ये भारी चलती है। सिलाई की मशीन के सारे पुर्जे आपको एक इमेज में पहुंचाने हैं। कपड़े की सिलाई मशीन से की जाती है। तेल व सफाई की कमी के कारण मशीन भारी चलती है, जिसके लिए मशीन की रोज़ सफाई करने के अलावा प्रतिवर्ष मशीन को खोलकर उसके पुर्जों को मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है, तो वो हमारी है निसंक्रमणीकरण, क्योंकि हम उसे संक्रमण से रहित कर रहे हैं। संक्रमीकरण खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने का ऐसा तरीका है जिससे उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना और साथ ही साथ सड़े हुए पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को धीमा करना सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका राइट यहाँ पर रहेगा वो हमारा लिनन वनस्पति रेशा है। ये युग्म सुमेलित है, बाद बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि रेशम क्या है? वनस्पति रेशा है। रेयॉन क्या है? मानवकृत रेशा है। ऊन क्या है? जानतव्य रेशा है प्राकृतिक जगत का। तो लिनन एक वनस्पतिक रेशा है, उसके पौधे का नाम यूसिटेंडिसियम है। लिनन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। प्राचीन काल से लिनन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है। ऊन जलने के बाद देती है, तो काली भस्म कौन देती है? ऊन देती है। जलने के बाद ऊन जलने के बाद काली भस्म देती है। ऊन जलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध आती है, क्योंकि ये क्या है? जानतव्य रेशा है, इसलिए पंखों के समान जलने जैसी गंध आती है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूणावस्था रहती है, तो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक
नेक्स्ट देखते हैं भ्रूणावस्था और 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक और 8 सप्ताह से जन्म तक अभी भी पूछा गया था प्रेजेंट में। तो भ्रूणावस्था कब से कब तक मानी गई है, तो वो हमारा 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक मानी गई है। भ्रूणावस्था गर्भकालीन अवस्था की उपावस्था है। भ्रूणावस्था जिन 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में शरीर में मुख्य अंगों का निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, मुख्य जो अंग होते हैं शरीर के, यानी 8 सप्ताह तक वो बन जाते हैं। यानी 2 सप्ताह तक तो कुछ नहीं, 2 से 8 सप्ताह तक क्या होता है, उसके मुख्य शरीर के जो पार्ट होते हैं वो बन जाते हैं भ्रूण के। दूसरा 2 ग्राम, लंबाई 1 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं परनीसियस रक्त अल्पता यानी अनीमिया होता है की कमी से, तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस रक्त अल्पता या अनीमिया होता है। परनीसियस रक्त अल्पता अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। इसका प्रमुख कारण जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभाव है। जठर रस में अंतस्थ तत्व का निर्माण अपर्याप्त मात्रा में होने लगता है, जिसमें विटामिन B12 का आत्मसात उचित रूप से नहीं हो पाता है। बालक का विकास है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बालक का विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। ये बालक का विकास होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम डाल देंगे जो वंशानुक्रम और वातावरण को बहुत स्पष्ट समझाएगी एक वीडियो, जिसमें वंशानुक्रम को हमने क्या कहा है, प्रकृति और पोषण। ठीक है, प्रकृति और पोषण, ये प्रकृति है और ये वातावरण जो है आपका वो पोषण के रूप में है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिएगा, जिससे ये आगे के लिए भी आपके ये वाला कॉन्सेप्ट कभी गलत ना हो। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। जैसा वातावरण बालक को मिलेगा उसका विकास उसी तरह से बढ़ेगा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास प्रतिपादित किया गया था। एरिक एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें विकास के मूल प्रवृत्ति और जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा। तो आपको हर एक बार कहा गया है कि 1 ग्राम में हमें कितनी मिलती है, 4। ठीक है, और 3 ग्राम में वसा में हमें कितना मिल गया, 1 ग्राम हमें कितना देता है, 9। तो 3 ग्राम हमें कितना देगा, तो 3 ग्राम हमें देगा 27। ठीक है, 9 9 में 18, 9 30 27। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 27 लिख लेना है, इस तरह से निकालना है, यहाँ पे 27 लिख लेना है। अब 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितना देती है, 4। तो इंटू कर दो 12, तो 12 कितना देगा, तो 12 का टेबल पढ़ना है 4 बार, 12 बार 24, 12 36, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौका 48। तो इस तरह से अगर इन्हें हम रख देते हैं 15 की 5, ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से रख देना है 27 और 48। इस तरह से हमें इन्हें क्या करना है, ऐड कर देना है। 15 की 5, हाँ क्वेरी आई 1, और आपका 3 3 6 और 1 7, तो ये हमारा हो गया 75%। ठीक है, 75% किलो कैलोरीज इस तरह से यहाँ पे निकाला भी गया है। तो आप देख पा रहे हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतः यहाँ पे हो गया 12 × 4 48, 3 × 9 27, और 27 और 48 किलो में हो गया 75 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, कहाँ पर रोपित हुआ या किस कारण से रोपित हुआ है, यानी किसने इसको रोपित किया, शुरू किया।
तो वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। अगर पंचायती राज व्यवस्था का थोड़ा सा हिस्ट्री यानी बैकग्राउंड में जाए तो ये राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख है। यानी कितने विषय हैं आपके प्रधान के पास, तो 29 विषयों का उल्लेख है। भारत में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति दोनों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट में सही कूट का चयन करना है। अंडा, दूध, गेहूँ, मांस, तो किस में क्या क्या मिलता है। ग्लूटीन की बात करें तो वो किस में मिलता है, ग्लूटीन मिलता है आपका गेहूँ में। तो आपका थर्ड का क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड का फर्स्ट किस में है, तो थर्ड का फर्स्ट हमारा है बी ऑप्शन में। इस तरह से ही हमें एग्जाम टाइम में मिलाना है जिससे जल्दी मिले। अंडे की बात करें तो अंडा होगा आपका एविडिन में। दूध में क्या होगा, दूध में हमारा केशिन पाया जाता है। गेहूँ में हमारा ग्लूटीन पाया जाता है। मांस क्या होता है, कलेजा होता है किसी का, याद रखिएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। केलेजन होता है मांस में, कोलेजन होता है कलेजा, कलेजा से कोलेजन, तो ये किस में होता है, मांस में। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अंडा आपका एपिडिन, दूध केशिन, गेहूँ ग्लूटीन और मांस कोलेजन यानी कलेजा। वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चूषण के सिद्धांत पर, यानी चूसता जाता है, हवा से इसमें से आती है और ये अपने अंदर गंदगी चूसता चला जाता है। वैक्यूम क्लीनर चूसने के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका प्रयोग घर एवं ऑफिस के अंदर साफ सफाई में करते हैं। मानव कोशिका में होते हैं तो आपकी क्रोमोसोम 23 युग्म होते हैं। मानव कोशिका में क्रोमोसोम के कितने, 23 युग्म होते हैं। सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु के समान पिंड होते हैं, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर 23 जोड़ा होती है, जिसमें 23 माता से तथा 23 पिता से प्राप्त होते हैं। इन 23 में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 23 माता से और 23 पिता से प्राप्त होते हैं, इसलिए संयुक्त कितने होते हैं, 46, अलग अलग 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैक्स कार्ड्स उपयुक्त होते हैं, तो प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए हम फ्लैक्स कार्ड का उपयोग करते हैं। टीचिंग में हम फ्लैक्स कार्ड बहुत लगाते हैं। कोई भी चीज़ हमें स्टेप वाइज समझानी है तो हम फ्लैक्स कार्ड के थ्रू ने पढ़ाते हैं। ठीक है, चरण प्रक्रिया या फिर प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि पहले ये हुआ, फिर नेक्स्ट पिक्चर आती है उसमें ये हुआ, फिर नेक्स्ट आती है, तो इसमें स्टेपों को बहुत अच्छे से समझा सकता है। प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए फ्लैक्स कार्ड उपयुक्त विधि है। फ्लैक्स कार्ड का प्रयोग कर कम शब्दों में प्रसार संदेश दिया जाता है। इस विधि में कुल 10 से 12 फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से किया कराई जाती है। तो यहाँ पे सूती वस्त्रों की बात हो रही है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है।
सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय कार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग प्राय सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल के हर परिणाम में विलय है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती वस्तुओं को पारदर्शी और कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। इंसुलिन उपयोगी है तो आपका रक्त शर्करा को कम करने में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन शरीर के रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। भोजन के पाचन के बाद इसमें मौजूद शर्करा हमारे रक्त में पहुंचती है। इसका प्रयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और वृद्धि के लिए करती हैं। कोशिका जब रक्त में शक्कर ले जाती हैं तो इसका उपयोग इंसुलिन की उपस्थिति में ही कर पाती हैं। शरीर में इंसुलिन नहीं होने या कम होने से रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुति की जाती है तो कम की जाती है जब उच्च रक्तचाप के रोगी को हम निम्न सोडियम आहार देते हैं। यहीं पे आ जाए उच्च सोडियम आहार की संतुति की जाती है तो किसको कहेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ उच्च की जगह निम्न रक्तचाप व्यक्ति को आपका उच्च सोडियम की संतुति की जाती है। उच्च रक्तचाप वाले रोगी को निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुति की सलाह दी जाती है क्योंकि अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को और बढ़ा देता है जिससे हार्ट अटैक या अन्य हृदय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ध्यानतब है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार में सोडियम की मात्रा प्रतिदिन 2.4 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि हृदय रोगी के लिए प्रतिदिन केवल 1.5 ग्राम तक ही सोडियम लेने की सलाह दी जाती है। याद रखिएगा सोडियम की मात्रा कितनी है, नॉर्मल वे में 2.4 है जबकि आपका क्या हो हृदय रोग के शिकार है तो 1.5 हो जाती है। एटीपी संबंधित है तो माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी काया से, केंद्रक से, गुणसूत्र से। एटीपी का संबंध किससे है ये हमें बताना है। तो एटीपी हमारा संबंधित किससे है, तो एटीपी हमारा संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पे देख लेते हैं एटीपी क्या है क्योंकि इसी के भी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है। 5 ग्राम प्रोटीन देता है तो 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, इंटू कितना करना है 4 करना है। तो यहाँ पे 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, 20 किलोग्राम कैलोरी देगा। 5 × 4 ठीक है। तो 5 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है 20। 5 × 4 = 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता था। 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी देगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना है। बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है। तो किसकी कमी है, तो वो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण या कमी है तो वो हमारी है विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक अस्थि विकार उत्पन्न हो जाता है। रिकेट्स की वजह से बच्चों की हड्डियां कोमल तथा कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ती हुई हड्डियां निर्नल आपकी कैल्शियम तथा फास्फोरस धातुओं का अवशोषण भली भांति नहीं कर पाती जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम या फास्फोरस का स्तर कम हो जाता है जिससे हड्डियां नाजुक हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक अच्छा प्रबंधक है जो तो क्या करता है, निरंतर निरीक्षण करता है, वही एक अच्छा प्रबंधक कहलाता है।
सामान्यतः प्रबंधक का आशय ऐसे व्यक्तियों से होता है जो प्रबंध करे। ऐसा व्यक्ति स्वयं कार्य करने के साथ साथ लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अन्य लोगों से भी कार्य करवाता है। एक अच्छा प्रबंधक सदैव निरीक्षक एवं नियोजन का कार्य करता है। निरीक्षक का कार्य प्रबंधन की निम्नतर स्तर तथा नियोजन का कार्य प्रबंधन के उच्चतर स्तर का द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नतर स्तर और नियोजन का कार्य क्या है? निबंध के उच्चतर स्तर द्वारा किया जाता है। लेकारेट मेन्यू है तो चयनित मेन्यू को कहते हैं आपका लेकारेट मेन्यू। यह फ्रेंच शब्द है। इसमें खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल की ओर करके सीखना गृह विज्ञान के प्रसार के, याद रखिएगा, प्रसार के, एक्सटेंशन एजुकेशन के, ठीक है, तो इंगित करता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, तो ये क्या है? आपकी मेथड है। ठीक है, भाग से समग्र की ओर, ये क्या है? सीखने के मैथ सूत्र हैं। और बट क्या है? करके सीखना, डूइंग बाई लर्निंग, ये हमारी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारा है बी। देख लेते हैं। गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य उद्देश्य करके सीखने को इंगित करता है। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली है। कपास के रेशे की लंबाई होती है, तो ये अब भी आ सकती है। जब हमने कपास पढ़ाया था आपको तब भी बताया था 1.5 से 2 इंच तक हो सकती है, और 1 से 2.5 इंच तक, बस इससे ज़्यादा कपास के रेशे की लंबाई नहीं होती है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कपास का रेशा सभी वस्त्र उपयोगी रेशों की अपेक्षा छोटा होता है। कपास के रेशे की लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है। सूती वस्तुओं की खुरदरी सतह होने के कारण रेशों को छोटापन होता है। ठीक है, रेशों का कैसा होता है? छोटापन होता है। आपको बता दें कि रेशों का राजा किसे कहा जाता है? कपास को। फाइबर ऑफ किंग कॉटन को कहा जाता है। बीटॉस स्पॉट्स कमी है तो ये बीमारी किससे होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है बीटॉस स्पॉट्स, ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि इसकी कमी से आँखों की कंजक्टिवा एपिथेलियम पर सलेटी सफ़ेद रंग का त्रिकोणा धब्बा आ जाता है। जो आँखों में धब्बे होते हैं वो होता है ये बीमारी। मैत्रिक आय है, प्रत्यक्ष आय को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आय कहा जाता है। मौद्रिक आय, पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा जाता है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय। परिवार के सभी सदस्यों को एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहा जाते हैं। जो मुद्रा में मिले, आपको काउंटिंग कर सकें, वो मौद्रिक आय कही जाती है। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय होता है। इसमें वेतन, पेंशन, आपके ग्रेच्युटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष इत्यादि को शामिल किया जाता है। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर गुणवत्ता का अगर मापन करना है तो हम प्रोटीन का प्रयुक्त करते हैं। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, पानी के बाद शरीर में सबसे अधिक कौन उपस्थित होता है? तो प्रोटीन होता है। हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा में कौन देता है? तो वसा देता है। जिस तरह के फैक्ट वाइज क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं रिपीट करती रहती हूँ, जिससे कि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। शरीर में सबसे ज़्यादा कौन है? जल के बाद किसका पार्ट है शरीर में? तो प्रोटीन का, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है? तो अंडे में क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि हरे पत्तेदार सब्जी, चावल, मूंगफली, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाले एक मोम जैसा पदार्थ है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हार्ट ब्लॉकेज,
जो हार्ट का ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, बंद हो जाना होता है, यानी रुकावट आ जाना होता है, दिल का दौरा, हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को जन्म देता है। रास्ते बंद हो जाते हैं हार्ट की पंप करने के। हरी पत्तेदार सब्जी, चावल, मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप में मौजूद होता है। अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रखिएगा, 100 ग्राम अंडे में लगभग 1233 मिलीग्राम यानी 1233 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, लगभग 1 ग्राम अंडे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास कैसे होगा? केंद्र से परिधि की ओर। और जब ये सिर से पैर की ओर जाता है तो इसको कहते हैं मस्तिष्क उन्मुखी विकास। सिर से पैर की ओर, निकट से दूर क्रम में, या निकट है फिर दूर जा रहा है तो केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र यानी निकट, दूर माने परिधि की तरफ जिधर उसका फैलाव है। सिर से पैर की ओर कहते हैं मस्तिष्क उन्मुखी विकास। यही दोनों पूछे जाते हैं ज़्यादातर डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। इसीलिए कहते हैं निकट से परिधि की ओर, निकट दूर क्रम में। ठीक है, निकट यानी नाड़ी के पास पहले, बाद में होता है। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारीय आवश्यकता है। तो 1875 उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता, हल्का कार्य करने वाली महिला के लिए। जल्दी ही हम RDA चार्ट को आपको कराएंगे विद कंपैरिजन, यानी 2010 का चार्ट और 2020 के चार्ट को लेकर हम कंपैरिजन कराएंगे। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी 2010 की वैल्यू है, याद रखिएगा 1875। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि प्रदर्शनीय दृश्य है तो ये क्या हो गया? पोस्टर एवं चार्ट, यानी उसमें केवल दिखाई दे रहा है, बोल नहीं रही, आपका विजुअल है और ऑडियो नहीं है उसमें। तो ये कैसी है? चार्ट एवं पेपर है। ठीक है, पिक्चर एवं फिल्म, ये इसमें चित्र और बोलना दोनों होता है। चौक एवं फ्लैन आपका है फ्लैनल बोर्ड, इसमें भी ग्राफ एवं मैप। तो यहाँ पे क्या है कि केवल प्रदर्शनीय दृश्य है। तो आप प्रदर्शनीय दृश्य किसको मानते हैं? पोस्टर एवं चार्ट, चौराहे पर आपने लगे देखे हैं। रासायनिक रूप से नायलॉन है तो आपका पॉलीमाइंड है। नायलॉन क्यों पॉलीमाइंड है? क्योंकि रासायनिक रूप से नायलॉन पॉलीमाइंड रेशे का उदाहरण है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं की बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक उत्पादन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर में, दांत ब्रश में तथा पर्वतारोहण के लिए रस्सी बनाने में किया जाता है। तो 1935 से 1939 तक 39 तक इसका प्रोसेस चलता रहा है। व्यापारिक उत्पादन कब हुआ है? 1939 में। और निर्माण इसका कब हुआ है? तो 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे 1935 में और 1939 में ये व्यापारिक रूप में आ गया। ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। हमने पढ़ाया था, जब अमीनो अम्ल पढ़े थे तो हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जिनको हम बाहर से लेते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल की गिनती में आते हैं। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। जल्दी ही हम आवश्यक अमीनो अम्ल का चार्ट बना देंगे कि ये 20 के 20 जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं कौन कौन से हैं। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। शरीर में ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती है जिससे व्यक्ति स्फूर्त
तरोताज़ा एवं खुशनुमा महसूस करता है। अधिकतर भोजन जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है वे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए अन्य अमीनो एसिडों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो अन्य अमीनो अम्लों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, सक्रिय चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्य अध्ययन करना है, यानी वर्ग को मॉडिफाई करने के लिए हम कार्य अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी के द्वारा कार्य अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया चार्ट, सक्रिय चार्ट तथा सूक्ष्म गति अध्ययन तीनों द्वारा कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित कराता है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये धागा संख्या को बताता है। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार धागा इंगित कराता है। धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध रहता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेगी तो चुन्नटदार नहीं पहन सकती, चौड़ी प्लेटें नहीं पहन सकती, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो। यानी अगर आप मोटे हैं और छोटे हैं तो आप इस तरह की लाइनों का कपड़ा पहनेंगे। अगर आप यहीं पे उल्टा हो जाए कि आप क्या हो, लंबे हो और पतली हो, तो आप किस तरह की लाइनों के कपड़े पहनेंगे, तो इस तरह की क्षैतिज लाइनों के कपड़े पहनेंगे जो हॉरिजॉन्टल पड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं, यदि कोई महिला छोटी और मोटी है तो लंबी और पतली दिखने के लिए वो पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो पहननी चाहिए। ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है, यानी ट्राइसेम किसको टारगेट करती है, तो ग्रामीण युवाओं को इसमें शामिल होते हैं। ट्राइसेम योजना ग्रामीण युवाओं को लक्षित समूह है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जाती है। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1991 से 2 में आरंभ की गई थी। 2 अक्टूबर 91 से 92 में आरंभ की गई थी। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है, तो ये हर बार रिपीट होता है, तो आपका 70% है, याद रखिएगा। शरीर में जल की कुल मात्रा का 70% है। जल के अभाव में प्रत्येक पोषक तत्व शरीर के लिए व्यर्थ है, क्योंकि सभी पोषक तत्व केवल घुलित अवस्था में ही शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। शरीर में जल की कमी के कारण निर्जलीकरण हो जाता है। खमीरीकरण बढ़ाती है, तो पाचनशीलता बढ़ाता है। खमीरीकरण इसलिए कराया जाता है, पाचनशीलता में वृद्धि होती है। खमीकरण में अणुजीवों अथवा एंजाइम्स की उपस्थिति वायु परिस्थितियों में जटिल कार्बनिक पदार्थ को धीरे धीरे अपघटन होकर सरल में बदल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, अपघटन होकर सरल में बदल जाता है। गोल्डन ऑवलॉन्ग मान्य मानक है, तो ये किसका मानक है, स्थानिक संबंध के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन ऑवलॉन्ग स्थानिक संबंध के लिए मान्य मानक है। प्राचीन यूनानियों के अनुसार मान्यता थी कि संबंध जो अपने स्थानिक डिवीजनों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे कभी कभी गोल्डन ऑवलॉन्ग कहा जाता है, और स्थानिक संबंधों के लिए यह एक मान्यता प्राप्त मानक है। निम्न में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है, तो वो हमारे तलने की विधि के द्वारा विटामिन ए की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है, भाप द्वारा, ब्लीचिंग द्वारा नहीं होती। वसा में क्या होता है, अधिक गर्म होने पर वसा अपने यौगिक ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में विषाक्त हो जाती है। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो हमारा सौर ऊर्जा क्या है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कोयला, विद्युत और एलपीजी से सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ये नवीनीकरण है।
जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपकी है पन बिजली, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीनीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनमें से सौर ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः भोजन बनाने में प्रकाश के लिए किया जाता है। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है तो वो हमारा है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष तक की आयु में। जनगणना से संबंधित गणना किए जाने वाले विभिन्न प्रकारों के संकेतों जो दर से संबंधित होते हैं में बाल मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसके अंतर्गत गण करते समय 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। रेशम के तंतु सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था तो ये रेशम कहाँ पर मानी जाती है? रेशम का जनक कौन देश है? तो वो चीन है। चीन में बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला और दृढ़ तंतु या रेशा है जिसके कपड़े बुने जाते हैं। यह प्राकृतिक प्रोटीन फिब्रोइन से बना रेशा है। रेशम के तंतु के उत्पादन का सर्वप्रथम प्रमाण चीन में प्राप्त हुआ है। चीन रेशम कीड़ा पालन का कौशल आज से 5000 साल पहले सम्राट हुक ती की रानी क्युआन एहवो के हाथों प्रजा को सिखाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये कहाँ का मतलब कहाँ है? मतलब रेशम सबसे पहले किस देश का है? तो याद रखिएगा चीन का। क्या गृह व्यवस्थापन का सार है? तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना यही होता है गृह व्यवस्थापन का सार। कि आपके पास जो संसाधन है आप उसी से अपनी व्यवस्था करिए। उपलब्ध संसाधनों तक लक्ष्य के माध्यम है जिससे हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज से हम आपकी जो क्वेरी थी कि किस तरह होगा, तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर की जल्दी से जल्दी पेपर कवर करा देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ऑल एग्जाम होम साइंस के, उन्हें भी आपको करा देंगे। क्योंकि हमारा टारगेट 100+ का है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे टारगेट में बाधा आए। तो हम ऑल स्टेट एग्जाम जितनी भी स्टेट है उन सब के एग्ज़ाम जो भी होम साइंस के होते हैं हम उन्हें अब तक जितने भी होम साइंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सबका सॉल्व पेपर आपको करा दिया जाएगा, जिससे कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना आरंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। ये वृद्धि और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है परिपक्वता द्वारा। ठीक है, सभी एक ही एज में परिपक्व होते हैं। ठीक है, परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसका विकास होता जाता है। परिपक्वता का असर मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। गेहूं के अंकुर का तेल ... का उत्तम स्रोत है। तो ये किसका उत्तम स्रोत माना जाएगा गेहूं के अंकुर का? तो वो विटामिन ई का। गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ई का उत्तम स्रोत होता है। इसके अलावा विटामिन ई अंकुरित दालों, तेल, सोयाबीन, अंडे की जर्दी आदि में पाया जाता है। विटामिन ई कोशिकाओं की सुरक्षा तथा जननी एपिथेलियन की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। इसकी कमी से पुरुष एवं स्त्री दोनों में वंध्यता उत्पन्न हो जाती है। तो ई को क्या कहा जाता है? प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। तो क्या हमें लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये उसके सभी सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रक्त तत्व व लोहा तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण है, यानी लोहे की कमी से होता है। मेरिस्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है, यानी जब एनर्जी की कमी होती है। क्वाशरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण है, जबकि स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण है। स्कर्वी कब होता है? जब आपका स्कर्वी कब होता है? जब आपकी विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। तो स्कर्वी क्या हो जाएगा? निम्न विटामिन अंतर्ग्रहण है।
ये इस तरह से हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से रक्तत्व अनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण यानी क्वाशोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होने वाली समस्या है। तो विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, इसका भी याद रखिएगा। कला का सिद्धांत है, कला का सिद्धांत है संतुलन। नेक्स्ट चलते हैं, कला के यहाँ पे सिद्धांत देख लेते हैं। जब कलाकार चित्रकारी करता है तो चित्रकला के विभिन्न तत्वों यथा क्या क्या रेखा, रंग, रूप, ताना आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं को अव्यक्त चित्र रूप में करता है, तो यह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रयोग कला के सिद्धांत या संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत 6 हैं, याद रखिएगा। ऐसे आ जाए कला के सिद्धांत हैं तो 6, संयोजन के सिद्धांत हैं तो 6। कौन कौन से हैं? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। सहयोग होता है, सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, प्रभाविता होता है, लक्ष्य होता है और परिप्रेक्ष्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। तो आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि उपस्थित होना चाहिए। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो ऊष्मा नियंत्रण इसका कार्य है। थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो यानी कि थर्म और स्टोटो यानी एक नियत से लिया गया है। एक ऊष्मातापी, एक तापक और शीतलक तंत्र की एक नियंत्रण इकाई है। एक हीटर या वातानुकूलन का एक घटक हिस्सा हो सकता है। जैवल वाटर है ब्लीचिंग अभिकर्ता। जैवल वाटर क्या है? आपका ब्लीचिंग अभिकर्ता। तो आप क्वेश्चनों की लेवल देख ही पा रहे हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस सेटों में इस तरह के क्वेश्चन आपको कराते थे कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ईजी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कुछ ऐसे मिल रहे हैं जिनको आप 2 को ऑप्शन को हटा सकते हो, 2 आपको फंसा देंगे। जैवल वाटर क्या है? यह एक ब्लीचिंग अभिकर्ता विधि है जब वस्त्रों को ऊन के प्राकृतिक मटमैले रंग तथा बुनाई के समय दाग धब्बों और अशुद्धियों से मुक्त करके उन पर सफेदी लाई जाती है। इसको कहते हैं जैवल वाटर। ये किस पे यूज होता है? ऊनी रेशों पे, याद रखिएगा। कब करते हैं? उसकी गंदगी हटाने के लिए। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। संग्रहित होकर क्या करता है? ग्लाइकोजन को जंतु चर्बी भी कहते हैं, क्योंकि इसी रूप से जंतु कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जब हम व्रत वगैरह रहते हैं तब। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के तो कब होता है? जब 37 सप्ताह पश्चात होता है या जन्म लेता है, उसे पूर्ण परिपक्व शिशु कहते हैं। जो गर्भ धारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह होती है, तो 40 तक जन्म लेता है तो भी वो परिपक्व है। फिर यह अवधि अंतिम महामारी की शुरुआत से 280 दिन के बीच हो जाती है। 280 दिन भी आ जाए तो भी सही होगा, परंतु कई बार पोस्ट अवधि की गर्भावस्था 42 सप्ताह से ज़्यादा भी हो जाती है। पोस्ट अवधि की गर्भावस्था शिशु के लिए कई जटिलताएं ला सकती है। तो अगर ये अवधि अधिक हो रही है तो भी आपके शिशु के लिए कई जटिलताएं आ सकती हैं, याद रखिएगा। तो अगर दिनों में पूछ लिया जाए तो 280 दिन, अगर सप्ताह में पूछ लिया जाए तो 37 से लेकर 42 यानी 37 से लेकर 40 सप्ताह तक। निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की धारीय चयापचय दर BMR को प्रभावित नहीं करता? तो BMR पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो आयु करती है BMR को प्रभावित, शारीरिक क्रिया करती है, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता करती है, जबकि कौन प्रभावित नहीं करता? तो वो हमारी ऊंचाई प्रभावित नहीं करती।
बीएमआर क्या है, तो याद रखेंगे ऊंचाई यानी लंबाई व्यक्ति की धारीय चयापचय दर को प्रभावित नहीं करता है, यानी बीएमआर को प्रभावित नहीं करता। आयु, शारीरिक क्रिया, भार, शारीरिक संरचना, जलवायु, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, निद्रा, गर्भावस्था, स्वास्थ्य की परिस्थिति, भय एवं स्नायविक तनाव आदि व्यक्ति की धारीय चयापचय दर को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल तो किसको छोड़कर, वो हमारा है यहाँ पे पढ़ना को छोड़कर। ठीक है, पढ़ने का ये सार्वभौमिक परिवर्तनों के शामिल नहीं है, जबकि चलना, मुस्कुराना, प्रथम शब्द उच्चारण ये सभी बच्चों में एक साथ होता है। सार्वभौमिक है, ये सब में ही होता है। विवाह है तो एक सार्वभौमिक संस्था है विवाह। परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है, यह संपूर्ण समाज की आधारशिला है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसमें परिवार ही समाज की प्राथमिक मौलिक इकाई है। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, तो कठपुतली जो है वो देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री में भारत को कठपुतली प्रदर्शन का जनक देश माना गया है। कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। आजकल कठपुतली प्रदर्शन अत्यंत आधुनिक एवं व्यापक रूप ले चुका है, तो इसलिए भारत को किसका कठपुतली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी, कैसे प्रधानों में, तो किसको जचेंगी, तो वो हमारी पतली स्त्रियों को क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। प्रधान में क्षैतिज रेखाएं पतली स्त्री पर जचेंगी, ये चौड़ाई बढ़ने का आभास देती हैं। लंबवत रेखाएं की अपेक्षा इन रेखाओं में निरंतरता अधिक होती है। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो यहाँ पे अगर आप पतले हैं तो आप कैसे प्रधान हैं, इस तरह की रेखाओं वाले अभी बताए थे, इस तरह की लंबवत, इस तरह की होती है क्षैतिज लेटी हुई हॉरिजॉन्टल। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से हम घरेलू थकान को कम कर सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन हुआ, मिक्सी हुई, आपकी ग्राइंडर हुआ, ये सब ही क्या है, घरेलू थकान को कम करने के उपाय है। प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर आदि समय और श्रम बचाने वाले उपकरण हैं। वयस्कों के दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो हम वयस्कों का भी दृष्टिकोण परिवर्तन कर सकते हैं भूमिका अभिनय देकर। उनको उसी भूमिका या उसी रोल को प्ले करवाइए जो उन्हें सिखाना है। परिवर्तन हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त भूमिका अभिनय देकर यानी रोल प्ले कराकर। इस विधि के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिससे व्यक्ति का उनका अनुकरण करे। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। तीनों की ही अधिक आवश्यकता कब होगी, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, क्योंकि यहाँ बच्चे आ जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। कला के आधारीय तत्वों में से एक, तो एक क्या है, वो हमारा रेखा है। आधारीय तत्वों में से कला के 6 प्रमुख आधारीय तत्व हैं: आकृति, वर्ण, ताना, वयन यानी पोत तथा अंतराल। रेखा का प्रयोग कला में प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने अपनी आत्माभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से की, इसीलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखाएं सरल एवं वक्र दो प्रमुख रूपों में पाई जाती हैं, परंतु वक्र रेखाओं का कला में ज़्यादा ही महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेखा है, इसका ऑप्शन रहेगा। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, तो आयोजन क्या है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। आयोजन गृह व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। आयोजन व्यवस्था प्रक्रिया में प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत पारिवारिक क्रियाओं, साधनों तथा परिवार की बदलती हुई मांगों से है। आयोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है।
क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। तो यहाँ पे निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों के द्वारा ये विषाक्तता उत्पन्न होती है। क्लोस्ट्रीडियम जो विषाक्तता है ये डिब्बाबंद जो पैकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। क्लोस्ट्रीडियम आपका है बाट्युलिज्म नामक बैक्टीरिया के कारण बाट्युलिज्म नामक पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका यदि तुरंत उपचार ना कराया जाए तो 60 से 65% तक मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसका बैक्टीरिया यानी जीवाणु निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों से उत्पादित विषाक्त पदार्थों, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों अथवा क्रॉस कंटामिनेशन होने के कारण, जैसे आपका क्या हो क्रॉस कंटामिनेशन कैसा होगा, किसी के साथ किसी और चीज़ को खा लेना जिसका क्या हो कोरिलेशन ना बैठ रहा हो, जैसे सब्जेक्टों का बैठता है आपस में। जैसे आपका होम साइंस सब्जेक्ट है तो आपके होम साइंस सब्जेक्ट में यहाँ पे बायोलॉजी का कुछ पार्ट आता है, तो जब आप बायोलॉजी आपके पढ़ेंगे तो उसमें होम साइंस में भी आपको फ़ायदा होगा, बायोलॉजी में भी फ़ायदा होगा। बट ऐसा ना होकर उल्टा हो जाए, जैसे आप क्या पढ़ें होम साइंस में ऐसा कोई सब्जेक्ट जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उधर होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का आपका कैसा कंटामिनेशन नहीं बनना, क्रॉस कंटामिनेशन है, यानी कोई कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बनना दोनों सब्जेक्टों के बीच होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, तो यहाँ पे अभिलेखों से ही हम मूल्यांकन करते हैं, सबके अभिलेखों में रिकॉर्ड होते हैं। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण अभिलेख है। मूल्यांकन से प्रसार शिक्षा के स्तर व प्रक्रिया के बारे में विकास का पता चलता है कि इसमें निरंतर विकास हो रहा है कि नहीं और कहाँ तक सफल हुआ। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है तो 4 कैलोरी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट का। यहीं पे हो जाता वसा का कितना देता है तो वो 9 किलो कैलोरी देता है। यहीं पे हो जाता प्रोटीन, तो प्रोटीन का कितना देता है तो वो 4 किलो कैलोरी देता है, याद रखिएगा। और अगर खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण हमारे शरीर में 4% है पूरे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 मतलब खनिज लवण और उसी में विटामिन ऐड है, तो 4% है। 4% में 2 में खनिज लवण 2 में विटामिन हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से वनस्पति जन्य पोषक तत्व है। खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, आपका खुमानी तथा अंजीर आदि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, तभी ये खाने की सलाह दी जाती है। बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र है, तो वास्तविक आयु हमेशा इसमें क्या होता है मानसिक आयु नीचे वास्तविक आयु गुणा 100 यानी मेंटल एज, एम वास्तविक एज यानी क्रॉनिकल एज, CA प्लस 100। तो इस तरह से इसे रखते हैं, यानी एम मेंटल एज प्लस वास्तविक एज यानी क्रॉनिकल एज 100। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे बी। ये किसने दिया था तो ये टर्मन महोदय ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। जो आपने मार्क्स अचीव किए किसी इस तरह से समझेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है। अब बुद्धि लब्धि की गणना का अगर सूत्र की हम बात करें तो हम इसे ऐसे समझेंगे, यहाँ पे जैसे उसकी मानसिक आयु कितनी थी, यहाँ पे इस तरह से समझ लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं मानसिक आयु 24 और वास्तविक आयु 12 गुणा 100। तो 12 से ये कितनी बार कटेंगे, 12 बार 24 2 बार और 100 से इसे गुणा कर दीजिए, तो 2 बार करेंगे 100 से गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से भी अधिक निकली। चलिए बुद्धि लब्धि आयु को अब इसमें रहेगा मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, इसे अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है।
इसे क्या है, अनुपात बुद्धिलब्धि भी कहा जाता है। आपको बता दें मनमोहन ने कहा था 140 से एबव वाले क्या है आपके मतलब उनका आईक्यू लेवल हाई है, ध्यान रखिएगा। हाँ, हुक वर्ग के प्रकोप से सामान्यतः होता है, तो यहाँ पे अनीमिया हो जाता है हुक वर्म के प्रकोप से। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। हुक वर्म के प्रकोप से सामान्यतः अनीमिया होता है। रक्त अल्पता रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होने पर उत्पन्न स्थिति है, जो कि प्रत्येक लिंग के लिए अलग अलग होता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन यानी 11 से 12 ग्राम 100 मिली में रक्त तथा स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम 100 मिली, पुरुषों में और 15 से 17 ग्राम 100 मिलीलीटर में होता है। यानी अगर बात की जाए इस तरह से समझिए कि हीमोग्लोबिन बच्चों में कितना है, तो वो हमारे 11 से 12 100 मिलीग्राम में, और रक्त तथा स्त्रियों में अगर पूछा जाए तो स्त्रियों में हो जाएगा 13 से 15 100 मिलीलीटर में, और पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में दोगुना 15 से 17 100 मिलीलीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोयरिंग निर्मित होती है, तो मोयरिंग किससे है, गर्म रोलर्सों द्वारा मोयरिंग निर्मित की जाती है। मोयरिंग है क्या, गर्म रोलर्स द्वारा मोयरिंग निर्मित होती है। पत्थरों की सतह पर पानी की धारियों की समान लहरें उत्पन्न की जाती हैं। इस हेतु 3 रोलर वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। इससे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा छड़ा रहता है। ठीक है, भिन्न भिन्न आकार की होती हैं और यहाँ पे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा छड़ा रहता है, इसे गरम रोलर कहते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले कार्य हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा, फर्श पोंछना, बुनना, आटा गूंथना और डस्टिंग करना की जगह यहाँ पे क्या है, इस बार भी पूछा गया था फर्श पोंछना सर्वाधिक ऊर्जा उपयोग करने वाले कार्य है, तो फर्श पोंछना। विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त के स्कंदन में सहायक होती है, क्योंकि इसके बिना धक्का नहीं बनता रक्त का, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा ए, रक्त के स्कंदन में सहायक। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन के का वसा में विलय विटामिन है जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है। इसका निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है। यही आपका थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त का धक्का बनाता है। रक्त प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है, जो चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर कैब्रिन नामक एक जाल बनाता है, जिसमें रक्त बिंबाणु एवं कोशिकाएं आकर फंस जाती हैं तथा धक्का बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे आपके खून बहता है वहाँ पे इस तरह से जालीनुमा संरचना बन जाती है, जो खून को धक्का बनने से रोकती है। के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो किसके अनुसार ये कथन है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल काफ़ी फेमस है। तनाव को तूफान क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको अपने सब्जेक्टों को चूज़ करना होता है। तूफान क्यों कहा है कि यहाँ पे वो किसी तरह की पाबंदी स्वीकार नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एडोलेसेंस एक बुक है हॉल की, उन्होंने बच्चों पर लिखी है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, किशोरावस्था यौन आरंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद आरंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो पहले कौन सी होती है, वो है पुनर्व्यवस्थापन काल, क्योंकि यहाँ से ही वो क्या करते हैं, एक परिवार में बंध जाते हैं, तो पुनर्व्यवस्थापन काल कहलाता है। बालक के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद आरंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पुनर्व्यवस्था काल की अवस्था है, जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर
होगा, विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं, अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। तो प्याजे ने कौन सी अवस्थाएं दी हैं, उनमें से सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर्स कहा जाता है। फिर आपकी होती है पूर्व सक्रिय अवस्था, फिर मूर्त सक्रिय अवस्था, फिर औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसको फॉर्मल एज कहते हैं। प्याजे ने चार स्टेज या 4 अवस्थाएं दी हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदीय पेशीय अवस्था है, जिसे सेंसरी मोटर्स कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक रहती है। फिर 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से अबव, इस तरह से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल एज है यानी औपचारिक, ये रहती है 11 से अबव। संवेदी आपकी होती है ये होती है 0 से 2, और ये होती है 2 से मूर्त सक्रिय अवस्था, ये होती है हमारी 2 से 7, और ये होती है 7 से 11, 11 से अबव ये होती है हमारी औपचारिक अवस्था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना, प्राय उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि, इस अवस्था में शिशु का विकास का संज्ञानात्मक विकास होता है। इड्स संचारित होता है चूमने के द्वारा, रक्तदान द्वारा, छूने से, मच्छर के काटने से। तो ये रक्त के द्वारा, मतलब जहाँ जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग रक्तदान द्वारा हो जाता है एड्स। एड्स क्या है? एक जानलेवा बीमारी है। रक्तदान द्वारा एड्स संचारित होता है। एड्स एक लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है। ठीक है, यह संक्रमण का प्रमुख कारक है। लैंगिक संपर्क, रक्त तथा रक्त उत्पाद, साझा सुइयों का उपयोग करना, यानी वो सुई आपने लगाई वही एड्स के रोगी ने लगा ली तो भी आपको एड्स हो जाएगा। प्रसव पूर्व संचरण, यानी प्रसव से पूर्व आपने क्या कर लिया, संचरण कर लिया तो भी आपको एड्स हो जाएगा। ऊतक तथा अंगदान करना भी एड्स होने के संकेत होते हैं। यानी आपसे किसी ने अंगदान लिया या आपने किसी को अंगदान दिया तो हो सकता है आप एड्स के शिकार हो, तो जिसने लिया है वो भी हो जाएगा। केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। तो आटे को 2 या 3 बार क्या करते हैं, भली भांति वायु के प्रवेश के लिए छानते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट बन सके, जिससे उसमें वायु भर जाती है और केक नम और मुलायम हो जाता है। मानव दूध निम्न स्रोत है। तो मानव दूध में निम्न स्रोत किसका होता है, तो वो लोहा तत्व का होता है मनुष्य दूध में या मानव दूध में। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन B2 और विटामिन के सभी उपस्थित होते हैं। मानव स्तन से प्राप्त दूध में लोहा पदार्थ न्यून मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि इसमें शर्करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उच्च अनुपात में उपस्थित होते हैं, जो बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। माँ का दूध बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के अलावा बाल्यावस्था तथा शिशु का प्रमुख आहार होता है। ठीक है, बाल्यावस्था तक शिशु का क्या होता है, प्रमुख आहार होता है। माँ का दूध 6 माह तक तो शिशु केवल और केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, 0 से 6 माह तक, यानी जन्म से 6 माह तक। घर में व्यवस्थापन है, तो पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है घर में व्यवस्थापन। ठीक है, घर में व्यवस्थापन पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। व्यवस्थापन व्यक्ति एवं परिवार निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चुनाव करने उपयोग करते हैं। कार्य शरीरीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करना, यही होता है कार्य शरीरीकरण का अर्थ। यानी इस तरह से हमें कार्य को करना, ऑर्गेनाइजेशन करना कि जिससे वो जल्दी हो सके, जिसके द्वारा कार्य को इस तरह कैसे किया जाता है कि जिससे वो शीघ्रता पूर्वक सुविधा में तरीके से संपन्न हो जाए, साथ ही उसमें शक्ति समय व्यय भी कम हो। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
कितना किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी WHO के द्वारा। ठीक है, WHO के द्वारा क्या किया गया है? सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। आप बताएंगे WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है ये आप बताएंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिसेफ की मदद से तय किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मुख्यालय जेनेवा में है। यूनिसेफ की मदद से इस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर 6 बीमारियों यानी डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस, पोलियो भारत पोलियो मुक्त 2015 में हो गया है। याद रखिएगा, कहीं पे भी आ सकता है। मिजल्स तथा 6 रोग के विरुद्ध रिको द्वारा पूर्णतः नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है। तो आपकी क्या है? 2000 तक क्या था? इन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना था। इन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कौन सा कार्यक्रम चला है? तो वो हमारा रिको। नेक्स्ट चलते हैं, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है तो कैल्शियम की वजह से मृदुता हो जाती है, यानी कैल्शियम अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम की कमी से शरीर में अस्थि मृदुता होती है। कैल्शियम की कमी के प्रभाव से अस्थि मृदुता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर व भुरभुरी हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। टूटन का भय रहता है। चलते हैं, हेक्सामिथिलिन आई अमीनो एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है तो यह है नायलॉन 6,6। ये होता है इसका बहुलक। नायलॉन 6,6 सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है, जिसमें पॉलीमाइड कहा जाता है। यह है हेक्सामिथिलिन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 में आर्थर वेलेस कैरोथर्स ने किया था। इसके तंतु रेशमी, चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इनका प्रयोग वृहद पैमाने पर वस्त्र उद्योग में किया जाता है। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का तो ये 3 गुना हो जाता है जब वो 1 वर्ष का होता है। 6 माह का होता है तो जन्म का दुगना हो जाता है उसका वजन, 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पाउंड होता है। 4 माह में बालक का भार जन्म के भार का दुगना तथा जब बालक 1 वर्ष का होता है तो यही भार जन्म के भार का तिगुना हो जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है तो हमारा है वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या है? घरेलू उत्पादन है। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन वास्तविक आय का उदाहरण है। वास्तविक आय परिवार को उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में होती है। इसे मौद्रिक आय के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बिना मैट्रिक आय के भी परिवार के सदस्यों के प्रयासों के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक आय तो 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। संचार मॉडल में समाहित है। संप्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम और ग्रहणकर्ता, ये सभी समाहित है। प्रेषक बिना संदेश कहाँ होगा? संदेश बिना उपचार कहाँ होगा? उपचार बिना माध्यम कहाँ होगा? तो ये अध्ययनकर्ता के लिए आपका मोटिवेशन है तथा क्या करना है यहाँ पे? संचार मॉडल में प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता आज समाहित है। संचार या प्रेषक प्रसार क्रिया को आरंभ करने का स्रोत है। संचार अपनी क्रिया को करते समय विभिन्न माध्यमों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। संचार को संदेश प्रेषित करने की भावनात्मक ढंग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सही ढंग से संदेश के साथ जुड़कर संदेश का चुनाव प्रस्तुतिकरण माध्यम तथा प्राप्तकर्ता का चुनाव सरलता से कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, टमाटर का लाल रंग होता है तो यहाँ पे किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है? ये
ठीक है। टा से टमाटर, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर का लाल रंग, उसमें मौजूद वर्णक लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन एक लाल चमकदार कैरोटीन एवं कैरोटीनॉइड रंग द्रव्य और फिटिकेमिकल है जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फलों एवं सब्जियों जैसे लाल गाजर, तरबूज, पपीता में पाया जाता है। जबकि एंथोसायनिन के कारण प्याज तथा गाजर का रंग गहरा लाल, कत्थई एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। याद रखेंगे कि एलाइसिन के कारण क्या होता है? लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। जबकि प्याज और गाजर का रंग किसके कारण? तो एलाइसिन के कारण, जब एंथोसायनिन के कारण प्याज और गाजर को रंग मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सिगमंड फ्रायड ने किया है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत। से फ्रायड ने क्या दिया है आपका? इड, ईगो और सुपर ईगो फ्रायड ने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव प्रकृति की तथा स्वभाव के आधार पर पूर्ण कल्पनाओं पर आधारित है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो कार्य के प्रत्येक अवस्था पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिससे पता पड़ता है कि हमारा कार्य कैसा हुआ है। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह, तो राइट आंसर रहेगा कि क्योंकि यह कठोर जल में अपेक्षित नहीं होते हैं, गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, मृदु जल में आवश्यकता होती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका 118 का, वो है हमारा कठोर जल में अपेक्षित नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर इसका रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो वो हमारा है दूरदर्शन। ये क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है दूरदर्शन। दूरदर्शन कार्यक्रम हर स्तर पर तथा हर प्रकार की शिक्षा से संबंधित है, जैसे जनसंचार, पर्यटन समाचार, देश विदेश समाचार, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है मातृवचन। ठीक है, मातृवचन की वजह से बच्चों में व्यवहारात्मक समस्याएं होती हैं। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण मातृवचन है। जो बालक बचपन में अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाते हैं या मातृत्व सुख से वंचित हो जाते हैं, उनके व्यवहार में कोई ना कोई समस्या बड़े होने पर दिखाई पड़ती है। तो ये होता है मातृवचन। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन लॉक का, जिन्होंने क्या कहा है? बालक को खाली स्लेट कहा है, याद रखिएगा, या टेबुला कहा है। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार जॉन लॉक का है। डॉट डॉट आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस के सहयोग एवं धारण के लिए। तो विटामिन डी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कैल्शियम का धारण और अवशोषण नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं वो कम प्रभावित होते हैं, जबकि वनस्पति, जांतव, पुनर्निर्मित सेलुलोज ये सभी प्रभावित होते हैं। कीड़ों तथा फफूंदी से संश्लिष्ट तंतु सबसे कम प्रभावित होते हैं। संश्लिष्ट तंतु कीटाणु व फफूंदी आदि का प्रतिरोधक हैं, जिससे कि इन तंतुओं से बने वस्तुओं को संग्रह करने में सरलता तथा मितव्ययता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट रक्त वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो ओ रहेगा। ओ रक्त वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ओ गुण वाला व्यक्ति अपनी रक्त सबको दे सकता है। रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए रक्त समूह रक्त सर्वदाता की चलिए ओ क्या है? ओ गुण वाला व्यक्ति अपनी रक्त सबको दे सकता है और ओ रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते, इसीलिए यह रक्त सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। यूवी वर्ग का रक्त समूह सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। यूवी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते, इसलिए ये सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। प्रसार, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो वो हमारा है अंतिम चरण होता है संतोष प्राप्त करना। जो हमने सीखा है, जो इतना टाइम दिया, उसका हमें आज भी संतोष रहे कि हम कुछ सीखे। प्रसार, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का मुख्य 6 चरण हैं। ध्यान, आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग, संतुष्टि। प्रसार, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण संतुष्टि है, यानी सेटिस्फेक्शन है। अगर ये नहीं हुआ तो सारी प्रसार शिक्षा के चरण बेकार चले जाते हैं, क्योंकि जिसको सिखाया है, जिसके साथ हमने श्रमिकों के साथ समय दिया, उन्हें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि हाँ, हम कुछ सीखे। तो आई होप आज हमने 2013 के टीजीटी एग्ज़ाम को कंप्लीट किया है, 2013 के। इसी तरह हम सारे एग्ज़ामों को कंप्लीट कर देंगे, ये हमने कहा अभी तक क्वेरी में। तो आप परेशान नहीं हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का सीरीज़ चलता रहे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे आप लोगों के लिए। क्योंकि हम बताएंगे कि कल हमने क्या मतलब प्लानिंग रखी है, जब हम कहते हैं कि हमारा टारगेट एक ही 100+ सारे टॉपिकों वाइज हमारे पास कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाना है बस, जिससे कि आप लोगों भी पढ़ाई से वंचित ना हो। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पढ़ ज़्यादा सकेंगे औरों से, तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और वंदे मातरम। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी नई वाली ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सबको ये था कि बेस्ट बुक तो यूथ से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जिससे कि हमें एग्जाम हॉल में वो ऐसे के ऐसे छपे मिले क्वेश्चन पेपर, तो हम आराम से कर लें। क्योंकि तैयारी हमेशा कैसे होनी चाहिए, तैयारी बुलंद होनी चाहिए, मजबूत तरीके से होनी चाहिए, तभी आप निशाना अर्जुन की तरह साध सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।